की उपेक्षा के कारण इस संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। आप मेरी सरकार इस ज्ञान भंडार का संरक्षण करने जा रहे हैं। ज्ञान भारतम अभियान के माध्यम से देश भर के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया गया है। आने वाले समय में ये प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करने और जन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के लिए आदिवासी म्यूजियम भी बनवा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को लोकार्पित किया गया है। मुझे एक कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे सरकार ने देश के संविधान का संताली भाषा में अनुवाद करवाया है और आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। माननीय सदस्यगण, जब हम अपने परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विश्व भी उसका सम्मान करता है। पिछले साल यूनेस्को ने हमारे पर्व दीपावली को अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया है। दीपावली की पूरी दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही यूनेस्को द्वारा उसका रिकॉग्निशन हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। माननीय सदस्यगण, विभिन्न मतों, अलग अलग विचारों के बीच ये सर्वमान्य है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी, नेहरू जी, बाबा साहेब, सरदार पटेल, जेपी जी, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी सभी इसी विचार के रहे हैं कि लोकतंत्र में विषय पर भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर सांसदों को एकमत होना ही चाहिए। हमारे संविधान की भावना भी यही है। इसीलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है कि हर सांसद राष्ट्रहित के विषय पर एकमत होकर देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरे। माननीय सांसदगण, आज सभी देशवासी देख रहे हैं कि भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। विकसित भारत का लक्ष्य भी किसी एक सरकार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। ये एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। आने वाले समय में देश की प्रगति हमारी सामूहिक संकल्पों से ही होगा। मुझे विश्वास है कि संसद, सरकार और नागरिक तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। हम भारतवासी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी देशवासी अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण में करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी सांसदों को एक सफल और सार्थक सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற சர்வ சக்தியும் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। Honorable President of India and honorable members, I seek to read some parts of the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. It gives me immense pleasure to address both houses of the Parliament assembled together. Presently, India is celebrating 150 years of Vande Mataram. The people of India are paying homage to Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay for this profound source of inspiration. I congratulate the honorable members that a special discussion in Parliament was organized on this auspicious occasion. Honorable members, during this period, the citizens commemorated the 350th anniversary of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Ji with deep reverence. During the 150th birth anniversary year of Bhagwan Birsa Munda, the nation paid tribute to him and remembered him the contributions of the tribal community. The events associated with the 150th birth anniversary of Sardar Patel have strengthened the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. All citizens also witnessed that the birth centenary celebrations of Bharat Ratna Bhupin Hazarika were imbued with melodies and spirit of national unity. Over the past 10-11 years, India has strengthened its foundation in every sphere. The period has become a big cornerstone for India's rapid journey towards becoming Viksit Bharat by 2047. Honorable members, Baba Saheb Ambedkar always laid emphasis on equality and social justice. Our constitution also inspires us in the same spirit. My government is fully committed to true social justice. As a result of this, 25 crore citizens have come out of poverty during the last decade. During the last decade, 4 crore Pakka houses have been built for the poor. Possession of 32 lakh new houses has been given to the poor during the last year. During the 5 years of Jal Jeevan Mission, 12.5 crore new households have been provided pipe water. Through the Ujjwala Yojana, till date, more than 10 crore households have been provided with LPG connections. My government is institutionalizing transparent and honest systems. In just last 1 year, my government has provided benefits worth more than 6.75 lakh crore rupees directly to the beneficiaries through direct benefit transfer. Honorable members, my government is working with the full sensitivity for all, for Dalits, backward classes, marginalized and tribal communities. At the beginning of 2014, social security schemes could reach only 25 crore citizens. With these continuous efforts of my government, about 95 crore Indians have social security cover today. I am satisfied to see that the youth, farmers, workers and entrepreneurs of our country are expanding their role continuously towards building a Viksit Bharat. In the last year, India has achieved a record production of over 350 million tons of food grains.
With a production of 150 million tons, India has become the largest rice-producing country in the world. Our country has become the second largest fish-producing nation globally, reflecting the nation's success in the blue economy. In the field of milk production as well, India is counted among the most successful countries in the world. This is the result of the strength of cooperative movement. The country's manufacturing sector has also shown record growth during this period. Even in the field of mobile manufacturing, India has become the second largest country in the world. In the first 5 months of 2025-26, India's smartphone export has crossed 1 lakh crore rupees. This year, India has started exporting electrical vehicles to more than 100 countries. Honorable members, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched during the tenure of Atalji. During the last 1 year, India has added approximately 18,000 kilometers new rural roads. Aisal in Mizoram, the New Delhi have been connected by direct rail route. India has achieved a historic milestone in the field of infrastructure by building the world's highest railway arc bridge, Senab Bridge in Jammu Kashmir, and the new Bamban Bridge in Tamil Nadu. Today, from Jammu Kashmir to Kerala, a network of more than 150 Vande Bharat trains has been established. In year 2025, India's total metro network has crossed the historic mark of 1,000 kilometers. Now India has become a nation with the third largest metro network in the world. My government launched a new initiative named Pragati. Over the years, Pragati has accelerated projects worth over 85 lakh crore rupees. Despite various global crises, India has continued to be the fastest growing major economy of the world. I compliment all citizens on the conclusion of negotiations for a free trade with the European Union. It will give impetus to the manufacturing sector and the service sector in India and also create new employment opportunities for the youth of India. The income tax law has been revamped. A historic decision has been taken to exempt income up to 12 lakh rupees from taxation. During the last 11 years, more than 7,200 kilometers of national highways have been built in the northeastern region alone. More than 80,000 crore rupees have been invested for the development of railways in the northeastern region during the last 11 years. The capital of Arunachal Pradesh, Tripura and Mizoram have been connected through broad gauge railway lines. The establishment of medical college in Sikkim, Siche, and a hospital for women and children in Agartala will greatly enhance healthcare facilities. Honorable members, those who are deprived are the priority for my government. The PM Janman scheme is working on this very priority. Under this scheme, over 20,000 villages of the most deprived communities of tribals are being developed. Over the past 11 years, lakhs of students of scheduled caste communities have been granted post-matric scholarships with an expenditure of more than 42,000 crore rupees. This has benefited nearly 1 crore students. The government has also established more than 400 Eklavya model residential schools in tribal areas. To increase women's participation in national development, my government has connected 10 crore women to self-help groups. Today, the number of Lakbadi Didi in the country is more than 2 crores.
The Namo Drone Didi initiative has also emerged as the symbol of women empowerment. My government has announced a historic package of about 70,000 crore rupees for the shipping sector. Large ships have been granted the status of infrastructure. Sri Narayana Guru, the great saint of Kerala, said, acquire knowledge through education and become powerful through organization. New employment opportunities are being created in new areas like semiconductor, green energy and green hydrogen. My government has invested more than 50 lakh crore rupees in the development of modern infrastructure. Under the Mudra Yojana, a fund of over 38 lakh crore rupees have been provided to the small entrepreneurs. Honorable members, with the efforts of my government, more than 1 crore youth have also been employed in IT services, electronics manufacturing, and global capability centers. To further accelerate the creative economy, my government has also launched a new platform called Waves. My government has formulated the Khelo India policy and made sports-related institutions transparent. India has been entrusted with the responsibility of hosting the Commonwealth Games 2030. Honorable members, India has amplified the voice of Global South across the world. India has forged new partnerships and reinforced long-standing relationships across regions, including Africa and Latin America, and strengthened the old ties. India had also consistently strengthened its presence on various international platforms like PIMS, Tech, G20, BRICS, and SCO. This year, India holds the presidency of BRICS, and the world is viewing it with great optimism. India is also going to host a global AI Impact Summit. Honorable members, this year also marks the completion of 75th year of reconstruction of Somnath Temple in Saurashtra region. The 1,000-year journey following the attacks on the Somnath Temple stands as a symbol of India's religious devotion, Sanatan culture, and eternal faith. 1,000 years of establishment of Gangaikonda Cholapuram by Rajendra Chola were celebrated. Through the Gyan Bharat mission, digitization of the ancient manuscripts has begun across the country. I am happy to announce that my government has enhanced the pride of tribal community by translating the constitution in Sandali language. Honorable members, last year UNESCO has included our Diwali festival in its list of intangible cultural heritage of humanity. Amid differing opinions and diverse viewpoints, there is one universal truth that nothing is bigger than the nation. Revered Mahatma Gandhi ji, Nehru ji, Baba Saheb Sardar Patel ji, Jayaprakash Narayan ji, Logia ji, Pandit Dinadayal Upadhyaya ji, and Atal ji have all shared the belief that the difference of opinion on issues are natural in democracy, but there are certain subjects which are beyond all differences. The resolve of Viksit Bharat, the security of India, Atmanirbhar Bharat, the campaigning of Swadeshi, efforts towards national unity, Swachhata, and in all such matters related to the nation, this House must stand united. This too is the spirit of our Constitution. Therefore, today I appeal to all of you, let every member of Parliament take a unified stand on issues of national interest, participate in the discussion as a part of nation's progress, and infuse new energy into India's journey forward. I am confident that the Parliament, the government, and the citizens, all three together, will fulfill the resolve of Viksit Bharat. The citizens of India will move forward by placing national interest above all and by upholding constitutional values. All citizens will discharge their duties in the interest of the nation.
and for the welfare of the nation. With this confidence, I extended my best wishes to this House for a successful and meaningful session ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. நீதி வலுவா செங்கோலின் கொற்றம் வாழ்க. நன்றி, நமஸ்कार. समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहे हैं। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मेरी सरकार ने बड़ी बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 6.5 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्क्रीनिंग की गई है। इससे कई जनजातीय इलाकों में इस बीमारी को रोकने में मदद मिली है। मिशन मोड में चलाए जाए गए अभियानों के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हुई है। ये गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत को आंखों का संक्रमण ट्राइकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की इसमें बड़ी भूमिका है।